हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ गोलमेज सम्मेलनों के बारे में, क्योंकि गोलमेज सम्मेलनों से बहुत ज़्यादा प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में जितने भी गोलमेज सम्मेलनों पर प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी की चर्चा की जाएगी। और इसके अलावा कुछ ऐसे तथ्य हैं जो जानना हमें बहुत जरूरी है कि गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन क्यों किया गया था, क्या उद्देश्य था, पहले गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ। तो इस तरह से जितने भी गोलमेज सम्मेलन हुए उनके दौरान क्या क्या हुआ, इन सभी तथ्यों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से की जाएगी। और जो लोग अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वो लोग वहां से जाके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं गोलमेज सम्मेलनों के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है कि गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन क्यों किया गया था। क्या ऐसी वजह थी कि जिसके कारण गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन ब्रिटिश सरकार को करना पड़ा था। तो आइए इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक तथ्यों पर विशेष रूप से चर्चा की गई थी। परंतु कांग्रेस व उसके सहयोगी संगठनों ने साइमन कमीशन के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस व उसके सहयोगी संगठनों का मानना था कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। कांग्रेस व उसके सहयोगी संगठनों के विरोध को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं के साथ वार्तालाप के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो यहाँ पे सीधा सा कहने का मतलब है कि मई 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उस रिपोर्ट में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक इन सभी चीजों की अच्छे से चर्चा की गई थी। लेकिन कांग्रेस का रवैया साइमन कमीशन के विरोध में था। कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठन शुरू से ही साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। इसी के चलते ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया था। उम्मीद है अब आपको मालूम चल गया होगा कि गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन क्यों किया गया था। आइए अब बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन पर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के मध्य में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन 12 नवंबर 1930 को ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा गया था, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 16 भारतीय राजाओं ने भाग लिया था। सिखों की तरफ से सरदार संपूर्ण सिंह ने भाग लिया था। निचले वर्ग की तरफ से डॉक्टर आम्बेडकर ने भाग लिया था। हिंदू महासभा की तरफ से जयकर और बीएस मुंजे ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां आदि ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में केवल कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों और डॉक्टर आम्बेडकर की तरफ से अलग निर्वाचन मंडल की बात कही गई थी। यहाँ पे कहने का मतलब है कि मुस्लिमों ने अपने अलग निर्वाचन की बात कही थी और डॉक्टर आम्बेडकर ने भी अपने अलग निर्वाचन की बात कही थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों के मध्य आपसी सहमति नहीं हो पाने के कारण यह सम्मेलन असफल हो गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने सौहार्द बढ़ाने के लिए जनवरी 1931 में महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया था।
5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य दिल्ली में समझौता हुआ, जिसे इतिहास में गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। कुछ किताबों में 4 मार्च 1931 भी लिखा हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गांधी इरविन समझौते के मुख्य बिंदुओं पर। नंबर 1, जितने भी बंदियों पर गंभीर हिंसा के अपराध हैं उन्हें छोड़कर बाकी सभी को रिहा किया जाएगा। नंबर 2, भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। ये महात्मा गांधी की मांगे थी, किससे? लॉर्ड इरविन से। नंबर 3, भारतीय लोगों को शराब और विदेशी दुकानों के सामने धरना देने की अनुमति प्रदान की जाए। नंबर 4, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का वचन दिया था। किसको दिया था? इरविन को दिया था। नंबर 5, महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का भी वचन दिया था। नंबर 6, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सामान के बहिष्कार न करने का भी वचन दिया था। यहाँ पर मैंने 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की है। वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण थे उन्हीं की मैंने यहाँ पे चर्चा की है। गांधी इरविन समझौते के बाद 23 मार्च 1931 को लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। ये यहाँ पर आपको विशेष तौर पे याद रखना है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके बाद 23 मार्च 1931 को लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी के बाद 29 मार्च यानी उसी महीने में 29 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का 46वां अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रस्ताव को पारित किया गया था। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 23 मार्च 1931 को लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इसके बाद 29 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसमें सबसे जो खास कार्य हुआ था वो क्या हुआ था? मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का जो प्रस्ताव था उसको पारित किया गया था। लेकिन इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी हिस्सा लिया था, परंतु महात्मा गांधी का बहुत विरोध किया था। लोगों ने काले झंडे दिखाए थे। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के संबंध में इरविन से कोई भी बात नहीं की थी। लेकिन यहाँ पे एक और तथ्य प्रस्तुत किया जाता है महात्मा गांधी के समर्थकों के द्वारा। उनका मानना है कि महात्मा गांधी ने अपनी पुरजोर कोशिश की थी, परंतु ब्रिटिश सरकार इससे सहमत नहीं हुई। इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। महात्मा गांधी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बचाने की कोशिश की थी कि नहीं की थी, ये एक विवाद का विषय है और हमेशा ये विवाद में रहता है। इसीलिए मैं इस पे कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा। अब बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के मध्य लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट आदि ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों की ओर से अलग निर्वाचन की मांग की गई, जिसे महात्मा गांधी ने स्वीकार कर लिया था। ब्रिटिश सरकार ने तो स्वीकार कर लिया था, महात्मा गांधी ने भी स्वीकार कर लिया था। परंतु जैसे ही डॉक्टर आम्बेडकर ने निचले वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की मांग की तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था। ये प्रश्न बहुत ही गंभीर है और इस प्रश्न का हमेशा महात्मा गांधी के समर्थक विरोध करते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। देखिए उस समय क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, ये किताबों में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं। ये पूरी सच्चाई के साथ यहाँ पे आपको हर किताब में लिखा हुआ मिलेगा। कुछ एक किताबें हैं जिनमें ऐसा नहीं लिखा है। डॉक्टर आम्बेडकर ने जब अलग निर्वाचन की मांग की तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था, ये बात बिल्कुल सही है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। महात्मा गांधी के विरोध के चलते द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को बिना किसी निर्णय के 1 दिसंबर 1931 को समाप्त कर दिया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी बहुत निराश हो गए थे। इसीलिए उन्होंने 4 जनवरी 1932 को दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। लेकिन इस आंदोलन में निचले वर्ग का उन्हें समर्थन नहीं मिला। क्यों? इसके पीछे ये कारण था कि उन्हें पता चल गया था कि महात्मा गांधी ने उनकी मांगों का विरोध किया है, इसीलिए उन्होंने समर्थन नहीं दिया। और जब समर्थन नहीं मिला तो मजबूर होकर महात्मा गांधी को क्या करना पड़ा कि 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई, जिसके तहत निचले वर्ग के लिए अलग निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। परंतु जैसे ही महात्मा गांधी को इसकी खबर लगी तो उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये कब घोषणा की गई थी? 16 अगस्त 1932 को की गई थी। इसके बाद कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने डॉक्टर आम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पूना की यरबता जेल में 24 सितंबर, कुछ किताबों में 26 सितंबर भी लिखा है, 24 सितंबर 1932 को एक समझौता कराया, जिसे इतिहास में पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखें। और ये राजनीतिक रूप से भी इसकी बहुत ज्यादा चर्चा की जाती है। तो ये दोनों रूप में सही प्रश्न है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। पूना समझौता के तहत ही निचले वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर हुआ क्या था कि डॉक्टर आम्बेडकर अपनी एक मांग कर रहे थे कि हमें अलग निर्वाचन की हमारे लिए व्यवस्था की जाए। जब ये महात्मा गांधी को पता चला तो उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। इसके बाद जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे उनमें खलबली मच गई कि अगर महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई तो सारा जो मिशन है पीछे वाला जो सब खत्म हो जाएगा। वो बार बार डॉक्टर आम्बेडकर को मनाने का प्रयास कर रहे थे। इसके बाद बड़े मुश्किल से डॉक्टर आम्बेडकर ने हामी भरी। दोनों नेताओं के मध्य समझौता हुआ, लेकिन समझौते के तहत उन्होंने ये शर्त रखी थी, मतलब निचले वर्ग के जो लोग थे उनको आरक्षण दे दिया जाए, अलग निर्वाचन की व्यवस्था नहीं की जाए। इस पे डॉक्टर आम्बेडकर तैयार हो गए थे। यहाँ पर सवाल ये था कि राजनीतिक जो आरक्षण था वो केवल 10 वर्ष के लिए था, लेकिन उसमें एक शर्त थी कि अगर 10 वर्ष में बराबर हो जाते हैं ये लोग तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। अगर 10 वर्ष में बराबर नहीं होते हैं तो 10 वर्ष बाद उसकी समीक्षा की जाएगी और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से वो राजनीतिक जो आरक्षण है वो 10 वर्ष कर करके आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो नौकरियों और शिक्षाओं में जो आरक्षण है SC ST के लिए, वो आरक्षण उनका एक मौलिक अधिकार है, वो 10 वर्ष के लिए नहीं था। लेकिन हमसे बार बार इतिहास में कुछ जगह इसका उल्लेख किया जाता है कि आरक्षण 10 वर्ष के लिए था, कई अखबारों में भी किया जाता है, लेकिन ये सरासर गलत है। आप पूना समझौता के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिए, उसमें एक एक चीज का विस्तार से वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, उनमें अच्छे से समझाया गया है इस चीज को। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक किसी तथ्य के बारे में अच्छे से पढ़ न लिया जाए तब तक कुछ भी कहना सही नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे गोलमेज सम्मेलन की। तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के मध्य में इसका आयोजन किया गया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में केवल कांग्रेस को छोड़कर बाकी 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस को छोड़कर सभी ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें हिंदू महासभा, सिख, मुस्लिम लीग सब शामिल थे। इसके बाद एक श्वेत पत्र जारी किया गया। इस पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति का गठन किया गया था। संयुक्त समिति ने 22 नवंबर 1934 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसी के आधार पर भारत सचिव सैमुअल होर ने 19 दिसंबर 1934 को एक विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश किया। 3 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट के द्वारा उस विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई। यही विधेयक बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से इतिहास में जाना गया था।
तो इस वीडियो में मैंने गोलमेज सम्मेलनों के बारे में आपको बताया, लेकिन गोलमेज सम्मेलनों के अलावा भी कुछ तथ्य ऐसे थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे और आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने उनकी विशेष रूप से चर्चा की थी इस वीडियो में। मैं जानता हूं कि कुछ तथ्य आपको बुरे जरूर लगे होंगे। ये इतिहास है, इसमें आप कितनी भी अच्छाई से बात करें और कितने भी अच्छे से क्यों ना पढ़ाएं, कुछ तथ्य अवश्य ही बुरे लगते हैं। जब मैं छात्र था तो मुझे भी बुरे लगते थे। आज मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे छात्रों को बुरे लगते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये इतिहास है, इसमें ऐसा होता है और इसमें बुरा मानने की भी कोई बात नहीं है। तो जो लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वो लोग वहां से जाके अपने नोट्स बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।